सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम आशीष विश्वास है। ये हैं आसाम के सोनितपुर में इनका जन्म हुआ है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और मिथुन लग्न की कुंडलियाँ जो होती हैं वो विद्वान, थोड़े गंभीर कम, रंगीन मिजाज के, कलाओं में, नाचने में, गाने में, संगीत में, यंत्र में, कॉपी पेस्ट करने में, बुद्धिशाली, बहुत मेहनती और तुरंत विकास करने वाले, और इतना आत्मविश्वास मजबूत हो कि सामने राष्ट्रपति को भी आदेश देने की हैसियत होती है। ऐसा मतलब एक अलग तरीके का प्रभाव होना चाहिए, और वो होता है। आप अगर अपने आप को समझना और जांचना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो तो जो सबसे अच्छी बात होगी वो मिथुन लग्न की कुंडली में शनि का श्रेष्ठ होना बहुत अच्छा होगा। इस कुंडली में शुक्र 12वें भाव के अधिपति के साथ साथ पंचम भाव के भी अधिपति होते हैं, पर वो नष्ट प्राय नहीं होते, कष्ट नहीं देते। शनि की दशा में व्यक्ति का भाग्योदय हो जाए। बुध की दशा इस कुंडली में सामान्यतया अच्छी फलदायी होती है, क्योंकि लग्नेश के साथ साथ वो सुख भाव के भी अधिपति होते हैं। दो केंद्रों के अधिपति होने से और जाकर के जन्म कुंडली में लाभ भाव में अगर लग्नेश बैठ जाए और आपके अगर लग्न और लग्नेश के ऊपर कम से कम 1 से 2 अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, जैसे गुरु की या शुक्र के साथ बैठ जाए, जैसे कि वो बैठे हैं, या गुरु की दृष्टि है, तो इसे अच्छी कुंडली कही जाएगी। मिथुन लग्न की कुंडली वायु तत्व की ऐसी कुंडली होती है जो तीव्रतम विकास में विश्वास रखती है। खूब मेहनत, खूब मेहनत, खूब मेहनत, कभी थकने ना वाला, और एकदम ऊर्जा से हमेशा भरा हुआ। मिथुन लग्न का अर्थ होता है, आपको मैं आपके लेवल पे आके अगर बात करूं तो मैथुन प्रिय। मैथुन मतलब मैथुन नहीं, आप उसको मैथुन मत समझिएगा। मेरे कहने का अर्थ यहाँ पे चीज़ों में, भौतिकीय वस्तुओं में, लोगों में दूसरे के प्रति आकृष्ट होने और खुद की तरफ लोगों का ध्यान खींचने में, किसी भी तरीके से शब्द के आडंबर में लोगों को फंसाने और उलझाने में, अपनी बात किसी भी तरीके से सत्य सिद्ध करने में माहिर होते हैं, और हमेशा अपने आसपास लोगों की भीड़ देखना चाहते हैं। लोगों का जो एक होता है ना, जैसे कि अपनी तरफ आकृष्ट करना, ये इनमें बड़ा होता है। ज्ञान, बुद्धि, यश, कीर्ति, सम्मान और प्रतिष्ठा, इन सब की भूख होती है। ज्ञान भी बहुत रखना चाहते हैं, पर वस्तुतः पढ़ने से ज़्यादा इन्हें इनके यात्राओं से ज्ञान मिल जाता है। किताब से ज़्यादा इनको लोगों से बात करने से ज्ञान मिल जाता है। ऑब्जर्वेटिव होते हैं, बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण और सूक्ष्म अवलोकन होता है। बहुत ही गंभीरता से किसी भी बात को दिखाएंगे कि मैं नहीं जानता। जैसे होता है कि कई बार वो परिस्थिति के हिसाब से संतुलन बनाने में बहुत माहिर होते हैं। दो विपरीत पक्ष के लोगों को एक साथ एक बेंच पर ला करके दोनों के बीच में समन्वय स्थापित कर देते हैं। ऐसे होते हैं, बुध से प्रभावित होते हैं। इस वजह से इनके ऊपर कन्या और मिथुन राशि, अगर 2 राशियां बुध की हैं तो दोनों में से जो मिथुन राशि है वो नेगेटिव राशि है, और कन्या राशि जो है वो पॉजिटिव राशि है। तो इनमें थोड़ी सी निगेटिविटी भी होती है, चीज़ों को लेकर के, लोगों को लेकर के, विशेष राय बनाने को लेकर के, ऐसे भाव इनमें देखे जाते हैं। पर एक बहुत अच्छी बात इन लोगों में जो पॉलिटिकली इनमें करेक्ट करवा देती है इनको, कि जानते रहेंगे सब कुछ या नहीं जानते रहेंगे कुछ भी, पर इनको कोई पता नहीं लगा सकता कि वस्तुतः इनके पास जानकारी है या ये नहीं जानते। हाँ, मतलब एक डिप्लोमेट जो माइंडसेट होता है उसके साथ जातक आगे बढ़ता है। और उससे भी सबसे अच्छी बात कि ये परिस्थिति के हिसाब से अपनी मनसा बदलते रहते हैं। परिस्थिति के हिसाब से कैसे किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है, ये इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, यूं बन के रहिएगा। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात यह होगी कि लग्नेश लाभ भाव में पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। अगर आपकी कुंडली में भी लग्न और पंचम के अधिपति एक साथ भाग्य भाव में बैठे हों या लाभ भाव में बैठे हों, यहाँ बैठ जाएं, 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 लग्न के अधिपति, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ भी बैठे हैं तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने के साथ साथ यश
और यहाँ पे देखिए दो ग्रहों का प्रभाव है, यानी कि मंगल रोग भाव के अधिपति और शनि भाग्य भाव के अधिपति। इसका अर्थ है कि जन्म कुंडली में नवम भाव के अधिपति शनि ने चतुर्थ और पंचम भाव के अधिपति बुध को और पंचम भाव के अधिपति शुक्र को देखा है, मतलब लग्न और चतुर्थ के अधिपति को। याद रखिएगा ये सूत्र है, नवम भाव के अधिपति का संबंध जब कभी भी पंचम भाव से बन जाए, दो केंद्रों के अधिपति का संबंध या दो केंद्रों के अधिपति का संबंध जब कभी भी त्रिकोण से बन जाए, जैसे कि बन रहा है, यहां त्रिकोण के अधिपति और केंद्र के अधिपति बुध को देख रहे हैं, तो ये जो स्थिति होती है ये जातक को धार्मिक, पौराणिक, दानवीर, दान देने वाला, समझ विकसित है, बुद्धिशाली है, इहलौकिक सुख के साथ साथ पारलौकिक सुख के बारे में भी व्यक्ति चिंता करता है। वो जानता है और सोचता है कि यमराज के सामने क्या उत्तर दूंगा। ये भाव उसके दिमाग में बनते हैं। नवमांश कुंडली 2 नंबर की बनी है, जो यहाँ के 12वें भाव के अधिपति हैं, और यहाँ पे सूर्य राहु के साथ बैठ करके व्यक्ति को नेत्रों में और कई बार आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमजोरी के साथ साथ पिता के साथ संबंध और व्यक्ति के समाज में उस प्रतिष्ठा को कभी कभी निचोड़ने का काम करेंगे, ऐसा भी है। और व्यक्ति से मेहनत भी करवाएंगे। पंचम भाव पे शनि बैठे हैं उच्च के, इस वजह से क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी और साथ ही साथ व्यक्ति तकनीक का बहुत अच्छा जानकार हो जाता है। बुद्धिशाली होने के साथ साथ समझ उसकी विकसित होती है, थोड़ा आलसी व्यक्तित्व को धरने वाला, और उसके काम में थोड़े बहुत विलंब के योग लगेंगे, क्योंकि लग्नेश बुध के ऊपर और पंचमेश शुक्र के ऊपर शनि का प्रभाव है। छठवें भाव के अधिपति अगर पंचम भाव में बैठे हों तो कई बार पुत्र और पुत्रियों के सुख में थोड़ी सी कमजोरी भी देखी जाती है, या फिर कई दफा व्यक्ति का जो क्रेडिट होता है वो उसको देर से मिलता है। पर शनि की दशा में व्यक्ति का भाग्योदय अवश्य हो जाता है। बुध की दशा का व्यक्ति मध्यम लाभ उठाता है और शुक्र की दशा में व्यक्ति का और भी ज्यादा उत्तरोत्तर वृद्धि का और सांसारिक सुखों का प्रभाव बढ़ता है। ये दशाओं में ये होगा। गुरु हंस योग लगा रहे हैं और बुध और शुक्र का ये जो योग बना है इसे केंद्र और त्रिकोण के योग बनेंगे। लाभ भाव में जाने से इसे अच्छी बात कही जाएगी। और चंद्रमा, इस कुंडली की सबसे अगर कमजोर कोई बात होगी, अष्टम भाव में चंद्रमा, जहां पे किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, पर मंगल ने उनको देखा है और राहु ने देखा है। इस चंद्रमा के ठीक पीछे गुरु बैठे हैं, तो व्यक्ति का आध्यात्मिक पक्ष और चिंतन पक्ष मजबूत होगा, लेकिन व्यक्ति अपने मन का करेगा और जिद्दी होगा। अपने मन का करेगा, जिद्दी होगा, किसी से कोई बात पूछे नहीं और पत्नी का प्रेमी हो, ऐसा। और दूसरी बात कि पत्नी और माता जी के पक्षों का पक्षधर होता है, मतलब स्त्रियोचित थोड़े गुणों को रखने वाला होता है। संतुलन बनाने में ही वो कई बार आगे निकल जाता है। मंगल की दृष्टि जब चंद्रमा पे पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा, मंगल की दृष्टि जब चंद्रमा पे पड़ेगी, मंगल कौन है? आपकी कुंडली के लाभ के अधिपति। सबसे पहले तो लाभ के अधिपति अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा को देखेंगे जो कि धन के अधिपति हैं, तो लाभ और धन का योग बनेगा। और धन भाव के अधिपति से या धन भाव से मंगल और शनि का केंद्र में आना थोड़ी सी समस्याओं को देने वाला भी होगा, जिसके कारण कई बार व्यक्ति उस समुचित खर्च को इकट्ठा करने में कई बार मुश्किल या फिर जब कभी भी व्यय करना हो तो थोड़े से संशय में जाता है, या कई दफा जब कभी भी वो व्यय में जाता है तो धन थोड़ा कम दिखता है, थोड़ा कम। जैसे जब कभी भी इकट्ठा करे और जब कुछ खरीदने जाए तो ऐसा उसको डर लगेगा कि नहीं थोड़ा कम ना हो जाए, थोड़ा कम ना पड़ जाए, ऐसा वाला। तो ये शनि के कारण हो रहा है। और मंगल की दृष्टि के कारण वापस वो व्यक्ति उस चीज को पूरा कर लेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि उसको ऊर्जा देगी, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि प्राप्त है। 50 लोगों की भीड़ में कभी व्यक्ति मृत्यु को और अकाल मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। आयु बहुत अच्छी है, लग्नेश को शनि देख रहे हैं, मंगल चंद्रमा को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के पास जीवट और साहस देने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में भी बल और पराक्रम की कभी भी सेंध नहीं लगती है, वो बिल्कुल ही बना रहता है। इस कुंडली के लिए 6 अंक अच्छा रहे। इस कुंडली के लिए दाम्पत्य ठीक है, पत्नी पढ़ी लिखी, समझदार और शिक्षा और व्यवसाय में माहिर होती है। यहाँ पे भी मंगल और सूर्य जैसे 2 केंद्र में ग्रह, व्यक्ति की पत्नी का साथ और उसका सहयोग बहुत अच्छा। बुध थोड़े बहुत ढूलमूल और पत्नी को थोड़े बहुत लिबर्टी देने वाले या लिबरल विचारों की आती हैं। उनके पास धर्म होता है, वो पति की सेवा करने में निश्चित रूप से विश्वसनीय हैं और विश्वास रखने वाली हैं। शुक्र यहाँ छठवें भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं और गुरु यहाँ अकेले। कई बार संतति में सामान्य संतुलन बनता है। और यहाँ पे चंद्रमा केंद्र में है, केतु
नीच के चंद्रमा यहाँ पे अष्टम में, इस कुंडली में चंद्रमा थोड़े कमजोर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो तृतीय भाव के अधिपति होते हैं, यहाँ वो दूसरे भाव के अधिपति होते हैं, और वहाँ वो छठवें भाव के अधिपति। मतलब किसी भी भाव में यहाँ भी बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं, यहाँ भी बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं, और यहाँ भी बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं। पर इस कुंडली में सूर्य यहाँ मेहनत करवाने वाले अधिपति हैं, तो विषम संख्या की राशि अगर तृतीय भाव में बन जाए तो अच्छी है। और सूर्य यहाँ के अधिपति होकर के 12 में बैठे हैं, जिससे 3 घर आगे 3 या 2 कम से कम पापग्रह व्यक्ति को पराक्रमी और जीवट बनाएंगे। और उस पे शुक्र और बुध और 2 शनि और मंगल, इन दोनों का प्रभाव अगर देखें तो लाभ भाव इनका बहुत अच्छा होगा। व्यक्ति 0 से शुरू करता है और अनंत तक की यात्रा करता है। तो ये साहसी, ये धनवान, क्योंकि धन भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति को ग्रैब हो जाती हैं चीजें। चतुर्थ भाव ठीक बना, माता से लाभ। पंचम भाव पे 2 शुभ ग्रह 2 पाप ग्रहों का प्रभाव, फिर भी व्यक्ति के पक्ष में ही निर्णय आएगा और कोई भी जंग व्यक्ति कभी हारेगा नहीं। छठवें भाव के अधिपति पंचम में, कभी कभी छोटी मोटी परेशानी दाम्पत्य में आती है, स्वास्थ्य जनित समस्याओं को लेकर के, संतान और पत्नी का पक्ष। सप्तम भाव के गुरु हंस योग, और यहाँ पे व्यक्ति की पत्नी और व्यक्ति का दाम्पत्य और व्यक्ति का डेली रूटीन बहुत ही ज्यादा गंभीर और श्रेष्ठ होता है। अष्टम भाव में चंद्रमा ठीक नहीं, मंगल की दृष्टि पाएंगे, राहु की दृष्टि, इस वजह से उद्वेगीपन और जल्दबाजी में निर्णय लेने की एक स्थिति बनेगी, क्योंकि यहां पे भी चंद्रमा केतु के साथ, यहां भी चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं, जो कि नीचाभिलाषी है, इस वजह से कमजोर हो जाएगा। और इसके कारण कई बार व्यक्ति को कर्म और कर्म क्षेत्र में नौकरी अच्छी चलने के बावजूद भी कई बार बदलने का भय सताता रहता है। हालांकि ये काम सूर्य और शनि और चंद्रमा की दशा में होगा, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। अभी आप आराम से आगे बढ़िए, जिस तरीके से भी, किस तरीके से अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, अनुभव कैसे प्राप्त किया जाए, इस पे विचार कर सकते हैं। आपकी कुंडली के आधार पर यह ग्रह अनुभव से युक्त है, पर दशाओं में थोड़ी कमजोरी से बीत रहा है। इसके लिए भी अगर आप चाहें तो पुखराज भी धारण कर सकते हैं, बुद्ध का रत्न पन्ना भी धारण किया जा सकता है। आपकी कुंडली अच्छी है। इस कुंडली में अगर मैं देखूं तो बुध और शुक्र और गुरु में से गुरु का प्रभाव ठीक रहेगा। अगर वो अवस्थागत वृद्ध नहीं होते तो और भी ज्यादा अच्छे परिणाम कर सकते थे, और आपको और भी ज्यादा धार्मिक, और भी ज्यादा अनुभवी, और भी ज्यादा बुद्धिशाली और भी ज्यादा गंभीर बना सकते थे। बुध और शुक्र सामान्यतः आपकी कुंडली में श्रेष्ठतम तो नहीं, पर हाँ, बुध की दशा और शुक्र की दशा में से दोनों ही दशाएं कम से कम आपके सुखों को देने वाली और चिरंतन सुखों की प्राप्ति, यानी कि धन और चल अचल संपत्ति आदि से बुध और शुक्र की दशा का मेल होगा। जब कभी भी चल अचल संपत्ति वगैरह खरीदनी हो तो निसंदेह आपकी कुंडली इस मामले में आगे बढ़ेगी। इस कुंडली में पंचम और नवम का योग बन रहा है। इस कुंडली में लग्नेश के ऊपर गुरु की दृष्टि है। इस कुंडली में धन भाव से या चतुर्थ भाव से 4 घर आगे गुरु, और स्वग्रही गुरु हंस योग वृद्ध हैं, इस वजह से पत्नी के स्वास्थ्य में पेट से संबंधित समस्या ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। और अपने खुद के भी रक्त संचार और नेत्रों की समस्या को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। रेगुलर उसमें ड्रॉप या जो भी आप होते हैं उसकी सुरक्षा। कर्म क्षेत्र में अगर आप विचार करें तो सूर्य केंद्र में बैठे हैं, इससे व्यक्ति का कर्म कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन के साथ होगी स्थितियां, क्योंकि नीच के चंद्रमा और प्रतियोगिता भाव के अधिपति के दशम भाव में जाने से व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत बाधाएं उपस्थित होती हैं। तृतीय भाव के अधिपति 12 में, ये भी एक तरीके से अच्छी बात ही होगी, कम से कम वो किसी अन्य भाव को अशुद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां से देख करके वो जन्म कुंडली में यहाँ पे व्यक्ति को बलशाली और साथ ही साथ साहसी बनाने के साथ यहाँ पे सूर्य आपकी कुंडली में डिग्री वाइज थोड़े कमजोर हैं, मृतप्राय हो रहे हैं, तो सूर्य मृतप्राय और गुरु वृद्ध। अब इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब व्यक्ति के कुंडली में चिंतन करने वाले और व्यक्ति के जीवन में मूल्य को प्रदान करने वाले 2 प्रमुख ही ग्रह गुरु और सूर्य जब कमजोर हो रहे हों, इसका अर्थ होगा कि हमें भगवान नारायण और ठाकुर जी की उपासना के पीछे जाने की बारी आएगी। एकादशी, पीपल के वृक्ष का दर्शन, दीप दान, मांगलिक कृत्य, धार्मिक कृत्य, व्रत, अनुष्ठान, जप आदि का महत्व बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इन दोनों ही तत्वों को कमजोरी मिल जाएगी, और इस कारण से कि जन्म कुंडली में गुरु साक्षात वामनावतार के रूप में हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं, और देव गुरु बृहस्पति ही हमारी कुंडली के सच्चाई के मार्ग को दिखाने वाले ग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में कि अगर आप अपनी कुंडली में गुरु तत्व को बलवान नहीं बनाएंगे तो व्यक्ति की गंभीरता कम हो जाती है। गौर करिएगा, आप चंचल हो सकते हैं क्योंकि चंद्रमा के ऊपर मंगल और लग्नेश बुध के ऊपर शनि की दृष्टि है।
लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि आपको बहुत ज्यादा पेशेंसली काम करने वाली और भौतिकीय साधनों के प्रति आपकी निष्ठा कायम रखने वाली बनाएगी। अनुभव इसलिए होगा क्योंकि गुरु ने शुक्र को देखा है, और धार्मिक आप इसलिए होंगे क्योंकि गुरु ने बुध को देखा है। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी चीजें आपको देर से इसलिए मिलेंगी, पर मिलेंगी अवश्य, क्योंकि मंगल यहां पंचम भाव में क्रिएटिविटी देने के साथ साथ व्यक्ति के रिकॉग्निशन को देर से सही पर देंगे जरूर। किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्र बृहस्पति। और यहां पे जरा विचार करिए तो नीच के शनि जब यहां बैठेंगे और इस भाव के अधिपति जब नीचाभिलाषी होंगे तो गुरु मंगल का शिक्षकीय योग जातक की कन्विंसिंग कैपेसिटी में वृद्धि और कई दफा उसको मजबूती से अपनी बात रखने वाली, अगर कभी भी ऐसी स्थिति बने कि किसी के सामने बहुत ही निडर होकर के काम करना हो, आपके पास वो बल है। और इस कुंडली में भगवान नारायण के मंत्र का जब ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वशम कुरु कुरु स्वाहा ऐसे करके इस मंत्र का भी जप किया जा सकता है। हालांकि ये नहीं बताना चाहिए पर मैंने बोल दिया, पर यह चीज आपको याद रखना होगा। दूसरे नंबर पे ये बात कहूं, इस कुंडली में नक्षत्र के हिसाब से अगर देखूं तो कुंडली के आधार पे अश्विनी, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु, रोहिणी और मृगशिरा के साथ साथ पुष्य, ये कुछ हस्त भी अच्छे हैं कोई भी काम करने के लिए। इस कुंडली में धन कमाने के लिए जब कभी भी आवश्यकता पड़े तो आप आग्नेय कोण यानी कि पूरब और दक्षिण के कोण पे, या फिर आपकी कुंडली में अगर डेली बेसिस का इनकम उत्तर पूर्व दिशा में भी ठीक है, ऐसे कोई दिशा वगैरह की बात अगर करूं मैं तो आपकी कुंडली में जो स्थिति है टोटल तरीके से दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण बहुत अच्छा बन रहा है। नक्षत्र दिन बुधवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा को, सूर्य को, मंगल को बल देने की आवश्यकता है। 3 बार हनुमान चालीसा, अपने घर की सफाई खुद से, सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक बंद। और एक बात और भी है, अपने आसपास गौशालाओं का दर्शन अगर हो सके तो अवश्य करिए, और कभी कभी तीर्थ क्षेत्र का दर्शन भी इस कुंडली में बनेगा। इस कुंडली में गुरु की दशा और भी ज्यादा अच्छी जाती अगर आप एकादशी का व्रत और गाय की सेवा और किसी मंदिर का दर्शन प्रत्येक दिन अवश्य किया करें। इसके अतिरिक्त गुरु के बाद जब शनि आएंगे तो व्यक्ति का वैराग्य बढ़ेगा, मतलब एक समुचित दशा में समुचित काम होगा। इस राशि की स्थिति मकर राशि की है, 7.5 ढैया का प्रभाव है। और वर्ष कुंडली के आधार पर अगर मैं जो बात देख रहा हूं उसमें आपकी कुंडली और भी बलवान होगी अगले वर्ष से, जहां आपका रूटीन बढ़ेगा और मजबूत होकर के और भी ज्यादा फ्लरिश करेंगे और प्रभाव बढ़ाएंगे। एक बात और बता दूं, अभी आपके जीवन में अगले 1 वर्ष तक यानी कि जन्मदिन तक आने तक कम से कम आपका कम्युनिकेशन और कम से कम आपका प्रभाव और कम से कम आपके संचार के क्षेत्र और इंटरनेट आदि मार्केटिंग वगैरह का क्षेत्र भी बढ़ेगा। इसके करीब करीब आपकी कुंडली में आपका यश और सुख की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। तो चल अचल संपत्ति में माताजी का स्वास्थ्य इस दौरान अवश्य ख्याल रखने वाली बात होगी। पिताजी ठीक है, और शिक्षकीय गुण, कन्विंसिंग कैपेसिटी और बात करने के शलीके, ये दोनों ही अच्छे हैं। आलस्य न बढ़े, भगवान की श्रद्धा बनी रहे, ये आपको अगले 1 वर्षों में देखना होगा। शनि षड्बल में बलवान है। चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र कोई भी कमजोर नहीं। डिग्री के हिसाब से सूर्य, चंद्रमा, मंगल को बल देने की आवश्यकता होगी। अपने घर की सफाई खुद से, और जितना ज्यादा हो सके जब कभी भी जाने वाले हों अमावस्या को या किसी भी दिन, कम से कम दीप दान का बड़ा महत्व होगा इस कुंडली में। और गणेश जी के गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ ये आवश्यक होगा। अब क्या बताऊं, संतान पक्ष शनि मंगल है उसको, और यहाँ के अधिपति शुक्र उसको देख रहे हैं। यो यो भावो स्वामी दृष्टो युत होगा। शनि की दृष्टि गुरु पे, इस वजह से सरकारी नौकरी का भी योग बना था। आपकी कुंडली में जो पंचांग बना है वो तो भूल ही रहा था मैं, अपने कार्यक्रम का सबसे बेस्ट टॉपिक मेरा वही होता है, याद से समझिएगा। कृष्ण षष्ठी वैशाख बहुत बढ़िया, रविवार का जन्म है, बहुत बढ़िया तो है। कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि में जन्मे हैं तो चंद्रमा का बल कमजोर नहीं है। और निसंदेह आपकी कुंडली में अगर ये अष्टम भाव में यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे नहीं बैठे होते तो आपके पास धन और भी ज्यादा बढ़िया टिक जाता। शिव जी को दही अर्पित किया करिए, और कम से कम शहद अपने भोजन में इस्तेमाल ज्यादा किया करिए। बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, सामान्यतया उसको हर भोजन में 1 बूंदी शाही पर अवश्य लिया करिए, शहद और हल्दी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें। कुछ पूछना होगा मुझे बेझिझक पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।